हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं। आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के पर्व में आपकी जो खुशियां हैं वो प्राप्त हो, जिसकी आपने इच्छा की है वो आपको मिले। और हमारा एक अजीज मित्र था, वो होली के पर्व पर रंगोली बनाता था। उसको कहे रंगोली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भी रंगोली बनाई होगी तो आपकी रंगोली के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मनोविज्ञान पढ़ रहे थे और मनोविज्ञान में हमने कल टॉपिक किया था मानसिक स्वास्थ्य तथा समायोजन है। मानसिक स्वास्थ्य तथा समायोजन है, इसके बारे में हम देख रहे थे। तो हमने क्या है, तनाव और दुश्चिंता तक हमने देखा था, किस प्रकार व्यक्ति तनाव का शिकार हो जाता है और किस प्रकार दुश्चिंता उसे घेर लेती है। तो एक बार थोड़ा सा शार्प रीडिंग देखते हैं, एक बार स्पीड से एक बार रिवीजन करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 में किलफोर्ड वियर्स के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ के अंदर प्रथम बार मानसिक स्वास्थ्य के बारे में परीक्षण और उसके बारे में बताया गया था। इसलिए अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना की जाती है। किसके परिणाम स्वरूप? किलफोर्ड वियर्स ने जो पुस्तक लिखी थी ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ है, यानी दिमाग अपने आप को खोज लेता है। इस पुस्तक के परिणाम स्वरूप एक कौन सा परीक्षण तैयार किया गया था? एक मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना की गई थी। इस परिषद के मुख्य रूप से 3 कार्य थे। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद जो अमेरिका में बनाया गया था, उसके मुख्य रूप से 3 कार्य थे। एक तो अगर हम बात करते हैं, इसका कार्य था मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो हमारा मेंटल हेल्थ है उसकी क्या है, रक्षा करना है। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य के रोगों का उपचार करना, यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से ग्रस्त हो गया है, रोगग्रस्त हो गया है, तो उसका उपचार करना है। तीसरा, मानसिक रोगों की रोकथाम करना है। कौन सा करना है? मानसिक रोगों की रोकथाम करना है। यदि किसी कारण क्या है, मानसिक रोग हो रहा है, उसके तनाव दुश्चिंता का शिकार हो रहा है, तो उसको क्या है, रोकथाम करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मानसिक स्वास्थ्य कहा किसे जाता है। मनोवैज्ञानिक इसके बारे में कौन कौन सी परिभाषाएं या मत देते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, किसी भी प्रकार की कुंठा नहीं है, किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त नहीं है और जिसका क्या स्वास्थ्य सुचारू रूप से एक संकलन कार्य कर रहा है, उसे क्या कहा जाता है? मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार का रोग और किसी भी स्वास्थ्य में कोई भी रुकावट आने का अभाव है तो उसे मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनमें एकाग्रता पाई जाती है, आकांक्षा स्तर उच्च होता है, हमेशा सोचने परखने करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये नहीं अंधविश्वासों में विश्वास करेंगे, केवल और केवल के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर एकांतवास में रहने वाले और हमेशा सुचारू रूप से क्या एकाग्र रहते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं, कोई बालक जो मानसिक अस्वस्थ है, यानी जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ इसकी ठीक नहीं है, वो किस प्रकार की परिभाषाएं देते हैं, मनोवैज्ञानिक इसके बारे में क्या बताते हैं? तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं उनमें किसी भी प्रकार के मेंटल क्या है, रोग पाए जाते हैं, या विभिन्न प्रकार की बाधाओं को देखकर जो व्यक्ति घबरा जाता है, जिनमें आकांक्षा स्तर निम्न पाया जाता है, आगे की सोचने की क्षमता नहीं पाई जाती है, केवल और केवल क्या है, अंधविश्वासों में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। यानी उस महाराज ने ये कह दिया, उस बाबा जी ने ये कह दिया, आप ऐसा कर लो, उसने ये कहा, उसने ये रेखा देखी, तेरे रेखा देखकर क्या है, तेरे भविष्य में ये नहीं लिखा है, तो इनमें ज्यादा विश्वास करते हैं, हमेशा चिड़चिड़ापन संकालू की स्थिति में रहते हैं। तो ये कहते हैं मानसिक रूप से जो अस्वस्थ बालक होते हैं उनके बारे में बताया था। इसके बाद एक टॉपिक है समायोजन है, यानी हम किसी भी प्रकार से अगर परिस्थिति और समय के अनुरूप अपने आप को नहीं डाल पाते हैं तो ऐसे में कुछ समायोजन के शिकार हो जाते हैं। तो समायोजन कहा किसे जाता है? जब व्यक्ति परिस्थिति और समय के अनुकूल अपने आप किसी परिस्थिति के अंदर तालमेल स्थापित नहीं कर पाता है तो व्यक्ति कुछ समायोजन का शिकार हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति समय परिस्थिति के अनुकूल अपने आप का ढाल लेता है, समायोजन स्थापित कर लेता है, यानी तालमेल बना लेता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? समायोजन कहते हैं। तो समायोजन की परिभाषा कौन सी है? यदि कोई व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुरूप अपने आप के साथ तालमेल स्थापित कर लेता है तो इससे व्यक्ति को समायोजित व्यक्ति कहते हैं और इस परिभाषा को क्या कहा जाता है? समायोजन कहते हैं। हमने उदाहरण पढ़ा था कि कोई बच्ची है या कोई लड़की है, उसकी शादी होगी, पीहर में क्या है, पीहर पक्ष में ज्यादा पड़ती थी, उसके एक सपने थे, एक हंसी खुशी से रहती थी, लेकिन जैसे ससुराल में आती है वहां एक बंदिश उत्पन्न हो जाती है, वहां एक क्या है, लेवल होता है कि आपको इतने देर पढ़ना है, इतने दिन कार्य काम करना है। तो ससुराल में आने के बाद जब वह समय और परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेती है कि मैंने जल्दी जल्दी काम करके मैं अपना पढ़ाई करूंगी, तो वो क्या समायोजित होगी। अगर कोई बच्ची ऐसा नहीं कर पाती है तो वह क्या कुछ समायोजित हो जाती है और इसके दिमाग में क्या विभिन्न प्रकार के रोग है वो घेरा कर लेते हैं। इसे
मानसिक ग्रस्तता कहा जाता है। और इसी के परिणाम स्वरूप कोई भी जो बालक या बालिकाएं होती है वो कुछ समायोजन के शिकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका एक टारगेट था। जब ये पीर पक्ष में थे, अपने घर माता पिता के पास रहते थे, तो उनका एक टारगेट था कि हमें सुबह उठेंगे और इतने घंटे पढ़ेंगे, फिर दोपहर को आराम करेंगे, शाम को फिर इतने घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि उनका एक टारगेट था कि 14-15 घंटे दिन में पढ़ना है। लेकिन जैसे ससुराल में आते हैं तो वहां इतना उनको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह भी काम हो, शाम को भी काम होता है, और दिन में उनके पास बैठना भी पड़ता है, बातें भी करनी होती है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रताएं छीन जाती है। तो 14 घंटे की जगह वो केवल 3-4 घंटे पढ़ पाती है। वो भी काम करने के बाद तो थकान आ जाती है, तो पढ़ नहीं पाती है। तो ऐसे में वह समायोजन स्थापित नहीं कर पा रही है, वो बालिका है समायोजन स्थापित नहीं कर पा रही है। तो लंबे समय तक अगर ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। पहले क्या है, किसी की अगर बात देखेंगे आप तो साइकोलॉजिस्ट के उसके व्यवहार के बारे में देखते हैं। जब लंबे समय तक उसके व्यवहार का अंकन किया जाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है, और धीरे धीरे वह तनाव, दुश्चिंता, भुनासा, कुठा इनकी क्या शिकार हो जाती है, और वह कोष समायोजन का की ओर अग्रसर होती है। और एक समय बाद क्या है, मानसिक रूप से क्या उसको किसी न किसी प्रकार का कोई रोग हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, कुछ समायोजन कहते हैं। इसके बाद में कुछ समायोजन के द्वारा होने वाले रोग है, यानी कौन कौन से विशेष प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, जो कोई व्यक्ति कुछ समायोजित अगर हो जाता है तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन से रोग उसको देखने को मिलते हैं, उसके व्यक्तित्व में किस प्रकार का मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला हम बात करते हैं तनाव है। कल इसके बारे में वैसे देखा था, फिर एक बार देख लेते हैं। तनाव है जिसे कहते हैं टेंशन। क्या कहते हैं, टेंशन है। बात बात पर कहते हैं कि आज तो यार टेंशन होगी, बुद्धि को चलते हैं और कहते हैं यार तो यार इस बात को लेकर टेंशन होगी। ठीक है, तो टेंशन का क्या है, कभी हो जाए 1 मिनट, 1 सेकंड या 15 मिनट में, कभी भी हो सकती है। कोई भी बात जो अपने समय और परिस्थिति के अनुकूल नहीं लागू होती है तो व्यक्ति का टेंशन का शिकार हो जाता है। इसका अगर हम बात करते हैं, जब किसी व्यक्ति के द्वारा समय और परिस्थिति के अनुरूप कार्य नहीं किया जाता है और वह असफल हो जाता है तो उसमें व्यक्ति किसका है, तनाव का शिकार हो जाता है। तो तनाव की क्या है परिभाषा है, जब व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है और एक समय के बाद वह असफल जब हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति क्या है, तनाव या टेंशन का शिकार हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं तो लोग जयपुर आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। जयपुर आते हैं तो सर्वप्रथम सबसे पहला कार्य ही होता है कमरा ढूंढना है। रूम रेंट की अगर बात करते हैं, सर्वप्रथम रेंट पर रहने के लिए क्या रूम देखते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जयपुर की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी मुश्किल समस्या ये है कि रूम नहीं मिलते हैं। हम लंबे समय तक रहें, जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो लंबे समय तक जब रहते हैं तो आपकी जान पहचान हो जाती है, बहुत सारी क्या है ऐसे होगी, आज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू में जब यहाँ आए थे तो उस समय क्या जान पहचान नहीं थी, किसी को नहीं जानते थे, तो कमरे ढूंढने के लिए क्या लंबा समय लगता है। तो जैसे इसके उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि तनाव कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति या जैसे एक कोई लड़की आई, जयपुर आई, जयपुर आने के बाद उसने सर्वप्रथम कमरा देखा, कोई कोचिंग ली। जैसे अगर बात करते हैं आरएस की कोचिंग करते हैं तो मेन स्प्रिंग बोर्ड है, वहां पर गए और वहां पर क्या उन्होंने कोचिंग ली। कोचिंग लेने के बाद उन्होंने कमरा ढूंढा, कमरा उनको मिल गया, लेकिन कमरा क्या ऐसी माहौल में मिला जहां क्या सारा दिन को किसी प्रकार की आवाज आती रहती थी। जैसे पास में कोई बिल्डिंग की दुकान थी, या सामान्यतः अगर बात करते हैं कोई कोल्हू था या तेल चक्की या आटा चक्की, किसी प्रकार का क्या उसके पास शोर शराबे का एक स्थान था। तो वो लड़की आती है, उस कमरा लेती है, लेकिन जब भी वो पढ़ने बैठती है तो आस पड़ोस में जो क्या बिल्डिंग की दुकान या जो भी लोहे का सामान या किसी प्रकार की चक्की है वो चल जाती और क्या आवाज आने लगती। जैसे ही वो पढ़ने बैठती फिर आवाज आने लगती, तो वो क्या है अपना दिमाग एकाग्र रूप से क्या है उस पढ़ाई में नहीं लगा पा रही थी, यानी एक रूपता के अनुरूप नहीं पढ़ पा रही थी। जब लंबे समय तक यह प्रक्रिया होती है, वो पढ़ती तो है लेकिन इसकी इच्छा पूरी नहीं। फिर उसने कमरा चेंज किया, कमरा उसी रेंट में दूसरी जगह लिया, लेकिन वहां पे क्या शोर शराबा, वहां पर क्या है थोड़ा माहौल उससे ज्यादा क्रिएटिव था, ज्यादा क्या है क्रिएटिव था, तो नहीं पढ़ पा रही थी, इसलिए क्या है उसने उसके एग्जाम पास में आया। जैसे एग्जाम पे पास में आई और पढ़ नहीं पा रही थी तो असफल हो जाती है, तो उसको क्या है एक समय बाद वह क्या है तनाव का शिकार हो जाती है। क्योंकि जयपुर गई तो पढ़ने के लिए थी, लेकिन वहां ऐसा माहौल नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही पढ़ने के लिए बैठती उसके आसपास का जो माहौल था उसमें किसी न किसी प्रकार का शोर शराबा हो जाता था। शोर शराबा होने के कारण वो क्या है पढ़ाई के लिए एकाग्र नहीं हो पा रही थी और अंत में क्या है वह असफल हो जाती है। तो वह लड़की जो है किसका, तनाव का यानी टेंशन का शिकार हो गई। इसके बाद हमने देखा था दुश्चिंता है। कौन सी है, दुश्चिंता है, जब व्यक्ति के अचेतन मन में, कौन सा है अपना अचेतन मन है। सिगमुंड फ्राइड के द्वारा मन की 3 अवस्थाएं बताई, चेतन, अचेतन और अचेतन है। जब हमारी अचेतन मन में दमित इच्छा चेतन मन में आने का प्रयास करती है, जब क्या हमारे मन में कोई दमित इच्छा होती है वो चेतन मन में आने का प्रयास करती है, तो व्यक्ति जब दुखी हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, दुश्चिंता कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, दुश्चिंता कहा जाता है। यानी लंबे समय तक हमने जिसके लिए प्रयास किया, जिस परीक्षा के लिए हमने क्या है जी जान लगाई, उस परीक्षा में हम पास नहीं हो पा रहे, उस परीक्षा में क्या पास नहीं हो पा रहे हैं, और एक समय के बाद में क्या है हमारी जो एज है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उस परीक्षा में हम नहीं बैठ पाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति किसका है, दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। तो दुश्चिंता किसे कहा जाता है, जब अचेतन मन में दमित इच्छाएं चेतन मन में आने का प्रयास करती है तो व्यक्ति क्या है, दुखी होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, दुश्चिंता के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई जो व्यक्ति है, कोई क्या व्यक्ति है, हमने कल ही चर्चा की थी, उनके परिवार में कोई चाहने वाला अजीज है, वो उनको क्या छोड़कर चला जाता है, किसी कारण से कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके कारण क्या है उसको उसका टाइम यहाँ पर पूरा हो जाता है, तो उसको छोड़कर वो चला जाता है। जब वह व्यक्ति चला जाता है तो एक समय तक तो क्या उसके बारे में सोचते हैं, जैसे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन, 15 महीना, 2 महीना, ऐसे जैसे जैसे समय बीतता है तो हम उसको याद करते हैं, लेकिन 6 महीने या 4 महीने ऐसा समय हो जाता है तो व्यक्ति क्या है उसको याद तो करते हैं, लेकिन वो क्या अपने अचेतन मन में चला जाता है, यानी वो कभी कभी बात याद आता है। जैसे हम 7-8 महीने बाद कहीं जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या फिरने जाते हैं, या अगर परिवार में किसी प्रकार का जो माहौल होता है उसमें हम उनके अजीज जो चाहने वाले अपने उनको कहे याद करते हैं कि वो यहाँ होते तो यहाँ बैठे होते। तो जब अचेतन मन में उसने कहे अपने मन ने दबा लिए वो बात, लेकिन कभी ना कभी वो कहे चेतन मन में जब आती है तो हमें दुखी कर देती है, इसको दुश्चिंता कहा जाता है। यानी जब अचेतन मन में दमित इच्छा लंबे समय के बाद चेतन मन में आने का प्रयास करती है तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है, यानी दुश्चिंता उसको घेरने का प्रयास करती है। दूसरा हम बात करते हैं कि हम आरएस की तैयारी करते हैं, आरएस की तैयारी करते हैं तो आरएस के लिए एक चांस हो, ठीक है, एक समय सीमा निर्धारित, तो कोई भी जो परीक्षा होती है उसके लिए टाइम पीरियड दिया जाता है, एक क्या है समय सीमा होती है, आयु सीमा होती है। लेकिन कई बालक ऐसे होते हैं जो प्रयास करते हैं, प्रयास लगातार करते हैं, लेकिन प्री कर लिया, मेन कर लिया, इंटरव्यू में निकाल दिया, पहली बार में ऐसा हुआ, दूसरी बार में प्री किया, मेन में रह गया, तीसरी बार की बात करते तो प्री क्लियर नहीं हुआ, ऐसे करते करते उसका क्या है जो एज है वो पूर्ण हो गई, उसकी इच्छा में सही थी आरएस बनने की, लेकिन उसकी क्या है आयु सीमा पूर्ण हो गई, आयु सीमा पूर्ण हो जाने के बाद वो अगर नहीं लगता है तो एक बार तो वह उसे बुला देता है, लेकिन भविष्य में कभी वो कहीं घूमने के लिए जाता है तो उसका अजीज जो मित्र था उसके पास बैठते थे, दोनों आपस में पढ़ते थे, जब वो उसे मिलता है वो कहता है मैं आरपीएस में, मैंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्जाम दिए थे और मुझे आरपीएस कैडर मिला है और मैं फलाने जगह पर क्या पोस्टिंग हूँ, अभी मेरे को 2 साल हो गए, ठीक है। तो जैसे ही हम उसके मिलते हैं, जैसे ही वह बताता है तो हमारी क्या है इच्छा हमेशा से आरएस बनने की थी, तो हमारे मन में वो बात दबी थी, कहीं ना कहीं दबी थी। क्यों? जो आदमी का लक्ष्य होता है, जो डिसीजन होता है वो उसे कभी ना कभी याद आता है, हमारे मन में वो बातें दबी थी। जैसे वो आरपीएस कैडर का आदमी मिला, हमारा दोस्त हमें मिलता है, तो हमें फिर वो चेतन अवस्था में आ जाती है और हम क्या है दुखी होते हैं कि हम रह गए और ये लग गया, काश हम थोड़ी सी मेहनत और करते या हमारा भाग्य ने साथ दिया होता तो आज हम किसी की स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के आरपीएस स्टेट में हम भी बैठे होते। तो इस प्रकार जब अचेतन मन की बातें एक समय के बाद, लंबे समय के बाद आती है, रोजाना नहीं कभी कभी आ जाती है, जब लंबे समय के बाद कोई इच्छा होती है, अतृप्त होती है, चेतन मन में आने का प्रयास करती है, तो इसे दुश्चिंता कहते हैं, ठीक है। तो तीसरा अगर हम बात करते हैं दबाव है, पहला हमने क्या पढ़ा तनाव, तनाव के हमने लड़की का कमरा लिया, पढ़ नहीं पा रही, शोर शराबा है। दूसरा दुश्चिंता है, जब हमारी क्या है अगर कोई भविष्य कोई इच्छा थी वो दब जाती है चेतन मन में, उसके बारे में फिर एक समय के बाद वह निकल कर आती है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे दुश्चिंता कहा जाता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं दबाव है, यानी हमके ऊपर क्या प्रेशर आ गया, यानी दबाव आ जाता है। दबाव की बात करते हैं, दबाव की अगर हम बात करते हैं तो समय परिस्थिति के अनुसार सफलता और असफलता है। जैसे हम लगातार परीक्षाएं देते हैं, प्रयास करते हैं, लगातार क्या है परीक्षाएं देते हैं और प्रयास करते हैं, लेकिन असफलता तो क्या है असफलता मिलती है, हमें सफलता नहीं मिलती है, असफलता मिलती है। जब कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है लगातार लंबे समय तक प्रयास करता है, क्या है लंबे समय तक क्या है प्रयास करता है और सफलता व असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा उत्पन्न करने के लिए उसके ऊपर दबाव आ जाता है। जिसे समझिए इसको क्या कहना चाह रहे हैं कि दबाव कहा किसी चाहता है, जब व्यक्ति लंबे समय तक परीक्षा की तैयारी करता है या लंबे समय तक किसी को एक समय देता है, कोई भी जो आपका एक लक्ष्य होगा पढ़ाई का नहीं और किसी क्षेत्र में भी हो सकते हैं, जब कोई व्यक्ति एकाग्र रूप होकर किसी भी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और लंबे समय तक क्या है तैयारी करता है,
लंबे समय तक उस क्षेत्र में टाइम देता है, लेकिन फिर भी असफल हो जाता है और समाज में उसे क्या है पहचान नहीं मिल पाती है, तो व्यक्ति किसका हो जाता है, दबाव हो जाता है, प्रेशर हो जाता है कि मैंने इसमें ये टाइम दिया लेकिन न तो मैं इसमें सफल हुआ न मेरी एक समाज में पहचान हुई। तो इस स्थिति में व्यक्ति किसका है, दबाव का शिकार हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति किसका है, दबाव का शिकार हो जाता है। तो दबाव कहा किसे जाता है, जब व्यक्ति सफलता और असफलता के बीच में समायोजन नहीं कर पाता है और समाज में एक अपनी विशिष्ट पहचान नहीं ले पाता है, तो ऐसे में व्यक्ति किसका है, दबाव का शिकार हो जाता है। इसमें क्या होती है, दबाव उत्पन्न होता है, प्रेशर आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारे जो आस पड़ोस है मित्र है वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, दोनों पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक समय के बाद जब हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और जो हमने इच्छा की थी उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, तो हमें क्या है, एक दबाव हो जाता है कि समय दिया हमने और पास नहीं हो पाए, जिसके लिए हमने क्या है, सर्वोपरि सब कुछ क्या निछावर कर दिया था, उसमें हम क्या आज पास नहीं हो पाए, तो ऐसे में क्या है, व्यक्ति किसका है, दबाव का शिकार हो जाता है। अपने आसपास उदाहरण लीजिए, या दूसरी अगर हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है, जैसे कृषि की बात करते हैं, तो जमींदार सामान्य सी बात है, जमींदार है कृषि करते हैं, जमींदार जब कृषि करते हैं तो वो क्या है, अपने खेत में गेहूं सरसों जो चना ये सारी किसी भी प्रकार की कृषि जो है वो करते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने क्या है, जो बीजा, एक व्यक्ति ने क्या है, जो की खेती की, उसमें 6 महीने टाइम दिया, 4-6 महीने का टाइम जो लगता है उसमें उसने टाइम दिया, भरपूर उसको पानी दिया, भरपूर सभी प्रकार की खाद्य सामग्री उसको दी, लेकिन जब वो कहे निकालने का समय आया तो उसको क्या है, निकालने का समय जब आता है तो उसको क्या है, किसी के पैसे देने होते हैं, लेकिन उसमें क्या मौसम बदल जाता है, ओले गिर गए या किसी प्रकार की वो फसल क्या खराब हो जाती है, तो व्यक्ति क्या उसमें सफल नहीं हो पाया, यानी असफल हो गया, और समाज में जिस ने पैसे देने थे वो पैसे नहीं दे पाया, तो उसके ऊपर क्या है, मानसिक दबाव उत्पन्न हो जाता है, उसकी मेंटल हेल्थ है वो देखने कहते हैं कि उसका क्या है, दबाव हो गया, ठीक है, उसको पैसे देने थे लेकिन उसको क्या है, जिस लक्ष्य के लिए उसने जो की खेती की थी उस जो से उसे परिपूर्ण जिसका जितनी आमदन होती उतना हुआ नहीं, और उस व्यक्ति को पैसे नहीं दे पाया, जिसके ऊपर क्या, जिसके कारण उसके ऊपर क्या हो गया, दबाव पैदा हो गया। ये कौन सा होता है, दबाव है, यानी प्रेशर है, किसी कारण से अपने दबाव आ जाता है। कई बार होते हैं, आजकल सामान्यतः अगर बात करते हैं तो दबाव की स्थिति की अगर बात करते हैं, तो जैसे अभी आईपीएल चल रहे हैं, अभी क्या है, अपने इसी के ऊपर उदाहरण लेते हैं, अभी 22 मार्च से आईपीएल चले हैं, जिससे चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स का अभी था, विराट कोहली और क्या धोनी, दोनों की क्या टीमें खेली, दोनों की टीमें जब खेल रही थी तो कुछ खिलाड़ी या कुछ देखने वाले चाहने वाले ऐसे होते हैं जो सीएसके की तरफ होते हैं, कुछ धोनी की तरफ होते हैं। जैसे ही 20 ओवर कंप्लीट होते हैं, दूसरी पारी खेलती है और अंतिम ओवर जब 5 ओवर चलते हैं और कोई टीम जब हारने वाली होती है, तो ऐसे में क्या अपने ऊपर दबाव आता है कि 4 ओवर में कितने रन बनाएगा, ठीक है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखिए, आज जब मैच लेंगे तो आप देखिएगा कि जैसे ही क्या है, हम एक देखते हैं कि 4 ओवर है और ये कितने रन बना पाएंगे, क्या की पाएंगे, तो अपने ऊपर क्या है, एक साइकोलॉजी है, ये मानसिक एबिलिटी है, ये मानसिक आपका क्या है, सभी के ऊपर यह लागू होता है, तो मानसिक के रूप से क्या आपके ऊपर एक दबाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के दबाव की परिभाषा है, जब समय के अनुरूप सफलता और असफलता में जब असफलता के शिकार हो जाते हैं और समाज में एक उचित प्रकार से समायोजन या अपनी विशिष्ट पहचान जब नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति किसका है, दबाव का शिकार हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भग्नाशा या कुंठा। इससे पहले और देख लेते हैं, इससे मिलता जुलता है द्वंद्व है, जब व्यक्ति के सामने दो परिस्थितियां आ जाती है, ठीक है। द्वंद्व की अगर बात करते हैं, व्यक्ति के सामने जब दो परिस्थितियां आ जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति क्या है, द्वंद्व का शिकार हो जाता है। किसका हो जाता है, द्वंद्व का शिकार हो जाता है, यानी एक ही समय में, यानी क्या है, एक ही समय में व्यक्ति के सामने दो ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जिनमें से उसको एक का चयन करना हो जाता है, एक का चयन करना होता है। जैसे अगर बात करते हैं द्वंद्व, कोई व्यक्ति है तैयारी कर रहा है, कोई व्यक्ति है तैयारी कर रहा है, लंबे समय तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक समय ऐसा आया, सभी के साथ ऐसा होता है, एक समय ऐसा आता है उसका, जब समय परिस्थिति और क्या सब कुछ कंप्लीट हो जाते हैं, भाग्य जब साथ देता है, तो वो व्यक्ति जो है वो क्या है, सफल हो जाता है। लेकिन सफल एक में नहीं, दो परीक्षाओं में सफल हो जाता है, एक ही समय कितनी, दो परीक्षाओं में क्या सफल हो जाता है, तो दोनों में से उसको क्या एक का चुनाव करना, दोनों में से क्या है, एक का चुनाव करना होता है। अब वो यह परिस्थिति उसके ऊपर लागू होती है कि दोनों में से तो करे तो किसका चुनाव करे, दोनों में से क्या है, चुनाव करे तो किसका चुनाव करे, इसे क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। जब एक व्यक्ति के सामने एक ही समय में दो परिस्थिति आ जाती है, दोनों में से उसे एक का चयन करना होता है, तो उसे द्वंद्व कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं।
जैसे कि दूसरा उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, हम कोई गाड़ी लाने के लिए जैसे ही जाते हैं मार्केट में एक गाड़ी पसंद आ गई, ठीक है, लेकिन दूसरे ही दिन क्या दूसरी गाड़ी और पसंद आ जाती है। दोनों में 19-20 का फर्क है, मात्र नाम मात्र का फर्क है। दोनों में किसी में क्या टायर अच्छे हैं, किसी में क्या बॉडी अच्छी है, किसी के टायर अच्छे हैं और किसी की क्या बॉडी अच्छी है। लेने का दोनों का मन कर रहा है कि इसमें टायर चेंज कराना पड़ेगा, इसमें बॉडी में थोड़ा सा क्या है हाथ जो मारना पड़ेगा। तो दोनों में क्या है व्यक्ति कंफ्यूज हो रहा है कि ये लूं। तो जब एक समय उसके सामने दो परिस्थिति होगी, गाड़ी लेनी है एक और दोनों क्या ठीक लग रही है उसको, दोनों में से कौन सी गाड़ी वो खरीदे, तो व्यक्ति उस स्थिति में कौन सा है द्वंद्व का शिकार हो जाता है। कौन सा है द्वंद्व का शिकार हो जाता है। तीसरा अगर उदाहरण की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है, उनके परिवार वाले उसका क्या रिश्ता करें, शादी करनी है। तो रिश्ता जब करते हैं तो क्या है एक रिश्ते नहीं कई रिश्ते देखते हैं। मोस्टली जो लड़के होते हैं अपनी इच्छा अनुसार क्या रिश्ता करते हैं। तो वो जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो उनमें क्या है लड़की के बारे में पूछते हैं, क्या पढ़ाई, क्या एजुकेशन किया है, क्या कर पाओगे, कैसे है, ऐसे पूछता है। दूसरी बार फिर जब देखने जाते हैं तो ऐसा क्या है दो लड़कियों में हो जाता है। दो लड़कियां जब देखते हैं तो दोनों में क्या है उनको लड़के को पसंद आ गई है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों की डिग्रियां ठीक है, पढ़ाई में इच्छा है, मेरी इच्छा थी पढ़ाई वाली मिले। तो इस प्रकार का जब दोनों के बीच में उसे एक चुनना होता है तो इसे क्या कहते हैं द्वंद्व कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं द्वंद्व है। अब मनोवैज्ञानिकों ने द्वंद्व की अगर बात करते हैं इसको भागों में बांट दिया, यानी द्वंद्व का फिर डिवाइडेशन कर दिया गया है। तो द्वंद्व की अगर बात करते हैं तो उन्होंने क्या है 3 प्रकार से द्वंद्व को बांटा है, यानी द्वंद्व की जो स्थिति होती है वो 3 रूप से देखने को मिलती है। पहले अगर बात करते हैं उपागम द्वंद्व है, या इसे ग्राह्य द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। कौन सा है उपागम द्वंद्व है, या दूसरा कौन सा है ग्राह्य द्वंद्व। जब व्यक्ति के सामने दो परिस्थिति हो और दोनों ही क्या है अनुकूल, दो परिस्थिति हो और दोनों ही क्या है अनुकूल हो और दोनों में से क्या है एक का जब उसे चयन करना होता है तो उसे उपागम या ग्राह्य द्वंद्व कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि हम रिश्ता देख रहे हैं, शादी करने वाला वही लेते हैं एग्जाम्पल, दो लड़कियां हमने देखी, दोनों क्या खूबसूरत, दोनों ही लड़कियां क्या खूबसूरत है। अब शादी करे बंदा किससे, पहले से करूं दूसरी से करूं, कंफ्यूजन हो गया। वो टाट गुजरेगा, पहले तो क्या टाट गुजरेगा, अब क्या हो गया, ठीक है, पहले तो एक ही नहीं मिल रही थी, अब क्या दो रिश्ते आ गए, दोनों में से करे तो कौन सा करे, ठीक है, पहले वाली करे या दूसरी वाली से करे, ठीक है। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि दो समान परिस्थिति हो और दोनों ही क्या अनुकूल हो, दोनों ही लड़कियां मिल रही है और दोनों ही क्या खूबसूरत है, तो दोनों में से किसका चयन करे, तो ऐसी स्थिति को उपागम या ग्राह्य द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। क्या उपागम या दूसरा इसे क्या कहा जाता है ग्राह्य उपागम के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा इसका पॉइंट आता है परिहार द्वंद्व है। कौन सा आता है परिहार द्वंद्व है। इसमें क्या है व्यक्ति के सामने दो परिस्थिति आती है लेकिन दोनों क्या आती है प्रतिकूल है। अगर हम उपागम या ग्राह्य की बात करते हैं तो उसमें क्या है परिस्थिति तो आती है दोनों अनुकूल है, लड़कियां दोनों सुंदर है। इसके अनुरूप की अगर बात करते हैं दूसरा देखते हैं कौन सा आता है अब परिहार द्वंद्व है। दोनों स्थितियां तो आती है लेकिन क्या है दोनों ही क्या आती है प्रतिकूल आती है, दोनों स्थितियां क्या है प्रतिकूल आती है। इसमें क्या है इससे होता है कि इधर पड़े तो हुआ उधर पड़े तो क्या है भाई। जैसे लड़की देखने के लिए, लड़कियां देखने के लिए, शादी के लिए एक जगह देखी दूसरी जगह देखी, दो जगह देखी, दोनों लड़कियां क्या है दोनों में डिफॉल्ट, किसी भी प्रकार की कोई लड़के को क्या पसंद नहीं आ रही है। इसी से क्या ज्यादा समझ में आएगा उदाहरण ये लेते हैं कि जो लड़का है वो लड़की देखने के लिए गया, परिवार वाले साथ में गए और दोनों लड़कियों को देखा, एक ही हाइट छोटी, दूसरी का और किसी प्रकार का एजुकेशन कंप्लीट नहीं था। बंदे को क्या घर वालों ने कह दिया भाई शादी तो अभी करेंगे, क्या है शादी तो अभी करेंगे, समाज वाले ये करें कब करेगा सर, ठीक है, समाज वाले मेरे को कह रहे हैं मेरे को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, मेरे को क्या है ऐसे टोकते हैं। पिताजी जो होते हैं मोस्टली लड़कों को वो कहते हैं एक उम्र होगी तेरी, अब तेरी शादी तो करनी पड़ेगी, अब देख ले तेरे पास दो ऑप्शन है, ये लड़की है ये लड़की, दोनों में से किससे शादी करेगा, ठीक है, दोनों में से क्या किस लड़की से तू क्या है शादी करेगा, इससे कर चाहे इससे कर। लड़का सोचता है इससे करूँ तो भी ये कुआ है, उधर करे तो ये खाई है, ठीक है, दोनों ही अपने क्या है अपने अनुरूप नहीं है। जिसकी मैंने इच्छा की थी, जिस अनुरूप मैंने सोचा था कि मैं इस हिसाब के लड़की से क्या शादी करूंगा, दोनों ही मेरे अनुकूल नहीं, मेरे प्रतिकूल है। लेकिन पिताजी ने कह दिया अब शादी करेंगे तो अभी करेंगे और इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति का कंफ्यूजन हो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है परिहार द्वंद्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं परिहार द्वंद्व के नाम से जानते हैं। तो ऐसे जब ऐसी
ऐसी कंडीशन जब आती है तो लड़के क्या देखते हैं, उनको क्या है, एक आता है मोबाइल में ही पाता है, उसके ऊपर क्या उसको मॉडरेट करके देखेंगे कि ये पहनेगी तो कैसे लगेगी, ये पहनेगी तो कैसे लगेगी, जिस प्रकार क्या है चूड़ियां पहनेगी, माथे पे टीका लगाएगी, किस प्रकार क्या है इसमें जैसे सजावट करेंगे किस प्रकार यह दिखाई देगी, तो उसको फिर एक लगता है ठीक है हाँ ये क्या है दूसरे वाली क्या है अपने अनुरूप क्या है ठीक ठाक दिखाई देगी। तो जैसे क्या है ऐसा देखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, परिहार, परिहार द्वंद्व के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा है उपागम परिहार अंतर्द्वंद्व है। उपागम परिहार क्या है, अंतर्द्वंद्व है। इसमें क्या है एक परिस्थिति अपने अनुकूल होती है और एक परिस्थिति क्या है एक अपने प्रतिकूल होती है। क्या, जैसे ये उदाहरण लेते हैं या दूसरा देख लेते हैं कि कोई लड़का है वो अपने इच्छा अनुसार क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है। वो एक 10th के बाद ही कहता है पिताजी मैं तो डॉक्टर बनूंगा, तो नीट की तैयारी करने के लिए प्रिपरेशन करने के लिए वो जाना चाहता है। तो बालक जब ये कहता है कि मैं अपनी इच्छा अनुसार मेडिकल लाइन में जाना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन उसके पिताजी कहते हैं नहीं तू एक टीचर बनेगा, तू एक शिक्षक लाइन में जाएगा, मेरी इच्छा है मेरा बेटा शिक्षक बने, इतने बच्चों को पढ़ाए। तो लड़के की अपनी स्वयं की इच्छा कुछ अलग है और पिताजी की इच्छा कुछ अलग है, तो दोनों परिस्थितियां एक तो अनुकूल है एक है प्रतिकूल है। जब इस प्रकार का माहौल क्रिएट हो जाता है तो ऐसे में इसे उपागम परिहार अंतर्द्वंद्व कहते हैं। ऐसे में इसे क्या कहा जाता है, उपागम परिहार द्वंद्व के नाम से जानते हैं। यानी एक तो क्या है पिताजी तो कह रहे नहीं बेटा तू तो डॉक्टर बनेगा, पिताजी कह रहे डॉक्टर बनेगा, लेकिन लड़का कहता है मैं टीचर बनूंगा। इसके अनुरूप दूसरा अगर हम बात करते हैं कि पापा तो कहते हैं बेटा तू टीचर बनेगा, तू क्या शिक्षक बनेगा, मुझे RS डॉक्टर लाइन से कोई मतलब नहीं है। क्यों, पिताजी ने गांव में रहते हैं, पिताजी ने क्या शिक्षक देखा, शिक्षक की सैलरी सबसे अच्छी, सबसे अच्छा माहौल है, कुछ कार्य करना नहीं, तो पापा कहते हैं बेटा तू तो क्या शिक्षक बनेगा, तेरी इच्छा कुछ भी हो चाहे मैं तेरे को शिक्षक बनाऊंगा, तेरे को शिक्षक बनने के लिए क्या चाहिए वो मेरे को बता। लेकिन लड़का कहता है पापा मेरे को नीट की तैयारी करनी है, मैं क्या डॉक्टर बनूंगा। लेकिन पापा जब ऐसे कहते हैं नहीं नीट नोट कुछ नहीं करना, तेरे को क्या केवल और केवल क्या शिक्षक बनना है, इसके लिए तू चाहे कितना ही पैसा ले ले, मेरे से कितना ही पैसे ले ले, मैं तेरे को पैसे दूंगा और किसी भी प्रकार की तुझे तैयारी करनी है तो तैयारी कर ले, लेकिन तुझे बनना क्या है शिक्षक है। तो जब दोनों के भाव मेलजोल नहीं खाते हैं तो ऐसे में क्या है व्यक्तित्व होता है जो क्या है उपागम या परिहार अंतर्द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या है उपागम या परिवार में दुआ में आ गया वो व्यक्ति क्या है उसके अंदर क्या द्वंद्व की स्थिति थी, फिर वो दुआ में आ जाता। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि मानसिक जो होती है मेंटल हेल्थ हमारी बिगड़ जाती है, वो किस कारण बिगड़ती है। तो नंबर 1 हमने पढ़ा था तनाव, दुश्चिंता है, द्वंद्व है। इसके बाद हम देखते हैं बघनासा या कुंठा है। बघनासा या कौन सी बुलाती है, कुंठा है। जब एक साथ जब अगर बात करते हैं बार बार प्रयत्न करते हैं, जब एक साथ हम बार बार प्रयत्न करते हैं, कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि हम किसी चीज को लेकर के बार बार रिपीटेशन करते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रयत्न करने के बावजूद भी जब व्यक्ति असफल हो जाता है, वह निराश हो जाता है, इसी निराशा को बघनासा या कुंठा कहते हैं। तो एक पॉइंट और कौन सा है, बघनासा या कुंठा है। बघनासा या कुंठित व्यक्ति या कुंठा किसे कहा जाता है, जब व्यक्ति बार बार अपने अनुरूप है, अपने अनुसार है, प्रयास करता है, 100% देता है कि मैं अब की बार अच्छा करूंगा, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वो व्यक्ति जब असफल हो जाता है तो इसे बघनासा या कुंठा कहा जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, बघनासा या कुंठा, क्योंकि लगातार हम क्या अपना सर्वश्रेय दे रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ रह रही, कहीं ना कहीं क्या है हमारे में वीकनेस रह रही है, क्योंकि वीकनेस तो हम में रहती है, हम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट छूट रहा है जिसको हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ऐसे में जब लगातार प्रयास करते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 साल 5 साल जितने समय तक हम करना चाहते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी जब सफलता हमें हासिल नहीं हो पाती है तो ऐसे में हम बघनासा या कुंठा के शिकार हो जाते हैं। किसके, बघनासा या कुंठा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि मानसिक रोग कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 हमने पढ़ा था तनाव है, कि कोई लड़की है जयपुर में पढ़ने के लिए आई, लेकिन उसे उचित माहौल पढ़ने का नहीं मिला, क्योंकि आसपास किसी भी प्रकार का शोर शराबा था। शोर शराबा होने के कारण जैसे ही लड़की वो पढ़ने के लिए बैठती तो उसके सामने क्या वो आवाज आ जाती और एकाग्र रूप से तैयारी नहीं कर पा रही थी और अंत में क्या असफल हो जाती है। तो ऐसे में वो किसकी है, तनाव की शिकार होगी। किसकी है, तनाव की है। दूसरा हमने पढ़ा था दुश्चिंता है, जब व्यक्ति अचेतन मन में दमित इच्छा को चेतन मन में लाता है और एक बार दुखी हो जाता है तो इसे किसके काम क्या कहा जाता है, दुश्चिंता है। जब व्यक्ति के मन में छिपी इच्छाएं जो अचेतन मन में छिपी होती है, एक समय और परिस्थिति के कारण वह बाहर निकलती है और चेतन मन में आने का प्रयास करती है, और व्यक्ति जब दुखी होता है तो इसे दुश्चिंता के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से है, दुश्चिंता के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद हमने पढ़ा था दबाव है। इसके बाद क्या पढ़ा था? दबाव है। क्यों? व्यक्ति सफलता असफलता के मध्य समाज के अंदर अपना एक विशिष्ट पहचान पैदा नहीं कर पाता है, तो ऐसे में व्यक्ति के ऊपर दबाव उत्पन्न हो जाता है। दूसरा हमने उदाहरण देखा था कि हम आईपीएल खेलते हैं, आईपीएल में क्या है, मैच चलते हैं, 2-3 घंटे के मैच होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होते हैं। तो शाम को जब क्या मैच चलते हैं और अंतिम ओवर जब होने वाले होते हैं, तो ऐसे में क्या हमारे ऊपर दबाव बन जाता है कि पता नहीं कितने मनाएंगे, पता नहीं क्या है कितने मनाएंगे, 4 मनाएंगे, 6 मनाएंगे, 40 मनाएंगे, ठीक है, कितना क्या टारगेट देंगे, तो इसे क्या कहा जाता है? दबाव है। इसके बाद हमने पढ़ा था द्वंद्व या भग्नासा। द्वंद्व की अगर बात करते हैं, भग्नासा की बात की चर्चा करेंगे। द्वंद्व जब व्यक्ति के सामने एक ही समय में 2 परिस्थितियां आ जाती है, तो व्यक्ति द्वंद्व का शिकार हो जाता है। दोनों में से उसे चुनना केवल एक को होता है, तो ऐसे में व्यक्ति किसका है? द्वंद्व का शिकार हो जाता है। द्वंद्व के 3 प्रकार बताए थे, उपागम द्वंद्व है या ग्राह्य द्वंद्व है। जब व्यक्ति के सामने एक जैसी समान परिस्थिति हो और दोनों के अनुकूलित हो, व्यक्ति को चुनना केवल एक को हो, तो इसे उपागम या ग्राह्य अंतर्द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। जैसे लड़कियों वाला कहा था, दोनों लड़कियां सुंदर है, चुनाव करें तो किसका करें। दूसरा अगर हम बात करते हैं क्या है? परिहार पर। उपागम और ग्राह्य पढ़ा। दूसरा हमने परिहार अंतर्द्वंद्व पढ़ा था। इसमें दोनों ही परिस्थितियां प्रतिकूल है, चुनाव करें तो किसका, यानी दोनों लड़कियां बदसूरत थी, दोनों में से क्या पिताजी ने कहा बेटे अब तो तेरा शादी करेंगे, तेरी शादी करेंगे, और दोनों में से क्या एक को चुनना हो, दोनों में से कोई भी चुन ले तो ये, ठीक है, तो उसमें कौन सा हो जाता है? परिहार द्वंद्व है। इसके बाद हमने तीसरा पढ़ा था उपागम परिहार द्वंद्व है, यानी एक परिस्थिति अपने अनुकूल है, एक अपने प्रतिकूल है। यानी पिताजी कहते हैं बेटा तू तो क्या है टीचर बन, और अपने क्या कहते हैं, अपने जो क्या है डॉक्टर बनेंगे, तो दोनों क्या परिस्थिति, एक अनुकूल है एक प्रतिकूल है, इसे उपागम परिहार द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कुंठा है, भग्नासा या कुंठा है। जब व्यक्ति लंबे समय तक, जब व्यक्ति क्या है लंबे समय तक प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद भी अंत में उसे असफलता मिलती है, तो व्यक्ति के भग्नासा या कुंठा का शिकार हो जाता है। जैसे लंबे समय तक एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन एग्जाम जैसे ही पास आता है, एग्जाम देकर आते हैं, तो ऐसा क्या अपना एग्जाम अपने अनुरूप नहीं बैठता है और व्यक्ति उस स्थिति में असफल हो जाता है, तो ऐसे में उसके ऊपर क्या भग्नासा या कुंठा हावी हो जाती है और वो व्यक्ति अपना क्या मानसिक संतुलन खो देता है और कुछ समायोजन हो जाता है। तो इनमें क्या समायोजन क्या है? जब व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है कि हाँ ऐसा होना ही था। दूसरा पॉइंट ये था कि एक में पास हो जाता है, दूसरा क्या है नेगेटिव साथ में लेकर चलता है कि ये नहीं तो ये होगा। जब इन दोनों के मध्य समय और परिस्थिति के अनुकूल तालमेल स्थापित कर लेता है, तो व्यक्ति समायोजित रहता है, यानी उसका मानसिक संतुलन, संयम, सोचने की क्षमता, एकाग्रता उचित रहती है। लेकिन जब कभी वह इन तनाव, दुश्चिंता, भग्नासा, कुंठा इनके कारण अपने दिमाग पर हावी कर लेता है और उनके बारे में ज्यादा सोचता है कि अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसे में व्यक्ति कुछ समायोजित हो जाता है और ऐसे में उसको क्या है ये रोग मिल जाते हैं। बाद में एक समय के बाद वह रोगग्रस्त हो जाता है। इसे ही कुछ समायोजित कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कुछ समायोजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में क्या है, हम इन सब से बचने के लिए मानसिक मनोरचनाएं करेंगे। एक प्रत्यक्ष उपाय अपनाएंगे कि ऐसा अगर हम पे हो गया है, बार बार प्रयास कर रहे हैं, विफल हो रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए क्या उपाय है? एक तो हम क्या है प्रत्यक्ष उपाय होंगे सामने, एक अप्रत्यक्ष उपाय होंगे जिनको क्या हम सामने से नहीं देख सकते, लेकिन जिनको अगर कर लेंगे तो हम क्या है मानसिक संतुलन बनाए रखेंगे। तो ये क्या था हमारा मानसिक जो रोगग्रस्ता है, यानी किस रूप से क्या मेंटल हेल्थ हमारी क्या डिस्टर्ब हो जाती है, कौन कौन से जो पॉइंट है जिनके कारण क्या है मानसिक संतुलन नहीं बनाया जाता है। और समायोजन किसे कहते हैं, कुछ समायोजन किसे कहा जाता है, मानसिक स्वास्थ्य क्या था, कब इसका प्रयास किया गया था और कौन से रूप में यह सामने आया था। तो आज के लिए इतना, बाकी इसके क्या है मानसिक जो मनोरचना है वो कल पढ़ेंगे और इसके क्या है आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।